तो अभी चलिए हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी की। और इससे पहले अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस होता है 2025 में। ये है आपके क्वेश्चंस और ये है आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट, हूबहू स्टेटमेंट। देखिए 50, 250 और यहाँ पर देखेंगे आप, इसके नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए 50, 250 यानी कितना मैच कर रहा है। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार भैया और बहन, प्रणाम। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो यहाँ पे एज मेंशन्ड अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज यानी हमने जो ड्रिफ्ट थियरी पढ़ी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ी, और हमें ये पता चला कि पहले एक पेंजिया हुआ करता था और वो पेंजिया फिर टूट करके गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड टूट करके हमारा इंडिया बना और अफ्रीका देखने को मिले। यानी पहले एक ही था, फिर यहाँ पे ड्रिफ्ट करती चीज़ें पहुँची हैं। वैसे ही अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सी का जो फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। स्प्रेड कर रहा है मतलब बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ये फिगर दिखाया, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये क्या कहता है कि प्रोवाइड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैगनर पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट। और अब इतनी सारी हमारी चीज़ें पता चल गई हैं, इतने सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। तो अगर उस समय अल्फ्रेड वैगनर जी के पास होती तो वो अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को काफ़ी अच्छी तरीके से प्रूव कर सकते थे, पर लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाया कि आप गलत कह रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है। लेकिन अब वो चीज़ सत्य हो गई है। पार्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर की जो मैपिंग है, और पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज़, जो रॉक्स की पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज़ की गई ओशन रीजन से, उन्होंने रिवील क्या क्या किया इन फैक्ट्स को। क्या पहला, इट वॉज रियलाइज दैट ऑल अलॉन्ग द मिड ओशन रीजेज वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस ऑफ दिस एरिया। तो ये रियलाइज़ किया गया कि मिड ओशनिक रीजेस के पास में जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यानी आपको अगर कोई कहे कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन रोज़ होती है, तो रोज़ हुई है या हो रही है, तो आप इसको ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं हो सकती। ये कॉमन है, हो सकती है, कोई रेयर फिनोमिना नहीं है। ब्रिंग, और ये क्या करती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा। जब एरप्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे से पानी तो आएगा नहीं, यहाँ से आएगा लावा, और लावा जब बाहर निकलेगा तो वो सरफेस पे तो जाएगा, सरफेस पे जाएगा तो सरफेस पे फैलेगा। दूसरा क्या है कि द रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, और जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो रॉक जिनकी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, जैसे यहाँ वॉल्केनो से निकली, अब ये पहली लेयर निकली तो इधर एक साथ ऐसे निकलेगी, इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक साथ आएगी, कुछ इधर निकलेंगी, कुछ इधर निकलेंगी। ठीक, तो ये इक्वी डिस्टेंस वाली जो रॉक्स हैं, यानी ये हो गई, 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 इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो क्या कह रहा है, रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट, यानी जो क्रेस्ट बन रहा है मिड ओशन रीजन के पास में, सो रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन टाइम। इस टर्म में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं, इनके पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इनकी एज में ये कब बने हुए थे, उसमें उनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस यानी सेम चीज़ में दोनों में पाई जाएगी, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये दिखाते हैं। रॉक्स क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रीजेस, और जो क्लोजर हैं हैव नॉर्मल पोलरिटी एंड आर यंगेस्ट, और जो पास में होंगे वो यंगेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऐसे जा रहे हैं, पास में आ रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसी हो रही है, जैसे ये हो गया और फिर यहाँ से निकला, फिर ये इसको ऐसे किया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे चला गया। तो मतलब जो पास में होंगे वो यंग होंगे, और जो इसके दूर दूर भाग गए हैं तभी तो फैलेगा। स्प्रेड कब होता है, वरना तो वॉल्केनो बन जाएगा। स्प्रेड होने का मतलब है कि जो पहले निकले वो फिर ऐसे दूर दूर चले गए, और नीचे वाले जो है ऐसे फिर से वो बनने लगे, और धीरे धीरे ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती हुई आगे को निकल ली। द एज ऑफ द रॉक्स इंक्रीज एज वन मूव्स अवे, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी, कहाँ से, मिड ओशियनिक रीजन से। तो एज जो है रॉक्स की वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले आए हुए थे, तो जो पहले आएगा वही तो बड़ा कहलाएगा। फिर तीसरी बात आती है, द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। जो आपकी ओशन क्रस्ट की रॉक होती हैं वो बहुत ज़्यादा यंग होती हैं, किससे,
कॉन्टिनेंटल रॉक से। क्यों? अब क्योंकि वहाँ पे MOR है, मिड ओशनिक रीजन है, और हो सकता है और कई सारी चीज़ें हों। अब उनकी वजह से जब वो मिलियंस ऑफ ईयर में बन रहा है, अब मान लीजिए रोज ही थोड़ा थोड़ा बन रहा होगा, तो जब इतनी 0.2 मिलीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, जितना भी उसका पोर्शन हो, जिस भी रेट से बढ़ रही है, तो अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नई निर्माण हो रही है, नव निर्माण हो रहा है। और कॉन्टिनेंट पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो जहाँ पे नव निर्माण होगा वो नया होगा, और जहाँ पे पुराना पहले से ही अवेलेबल है वो थोड़ा ओल्डर होगा। और द एज ऑफ रॉक्स इन ओशनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और जो रॉक थी एज की ओशनिक क्रस्ट में, वो कहीं भी 200 मिलियन साल से पुरानी नहीं थी। लेकिन जो रॉक्स हमारे कॉन्टिनेंट की हैं वो एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और हमारे रॉक्स जो हैं यहाँ की वो 3200 मिलियन साल पहले बन चुकी थी कॉन्टिनेंट वाली। पर उसकी तो अगर हम सबसे ओल्डेस्ट की भी बात करते हैं तो वो 200 मिलियंस है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। द सेडिमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो सेडिमेंट है ओशन फ्लोर का वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन है। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं से आके कुछ किसी के ऊपर जम जाएगा। तो अगर आप पुराने हैं, अगर ऐसे आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है जो कि आप छोड़ करके गाँव चले जाते हैं 10-20 दिन के लिए, तो उस पर मिट्टी की लेयर जमने लगेगी। अब आप एक नया टेबल लाए हो, एक पुराना टेबल था, तो नया टेबल जो आप लाए हो एक दिन बाद देखते हो उसको, तो उस पर ज़्यादा धूल जमी रहेगी, या आप जो 15 दिन से छोड़ के गए थे उस पर ज़्यादा धूल जमी रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा टाइम से रहेगा उसके ऊपर ज़्यादा सेडिमेंटेशन होगा, और जो कम टाइम से है उसके ऊपर कम सेडिमेंटेशन होगा, कम धूल उसके ऊपर आएगी तो वो कम गंदा होगा। एज सिंपल एज दैट। तो इसी तरीके से हमारा ओशन फ्लोर नया है, इस वजह से वो अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन है, बहुत थिन है। और साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इफ़ ओशन फ्लोर्स वर एज ओल्ड एज कॉन्टिनेंट, अगर ऐसा होता कि हमारा ओशन फ्लोर हमारे कॉन्टिनेंट के बराबर होता, तो टू हैव ए कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सीक्वेंस होता सेडिमेंट का फॉर अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन के पीरियड के लिए या तक। तो हाउएवर नोवेयर वाज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन ईयर्स। लेकिन कहीं भी 200 मिलियन साल से पुराना सेडिमेंट ही मिला, और ना हमें उसका कोई साक्षी मिला है। तो द डीप ट्रेंचेस हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक। और यहाँ पे और जो डीप ट्रेंचेस हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे कि आपका मरियाना ट्रेंच हो गया, सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, वो भी जो डीप सीटेड अर्थक्वेक है उनमें क्या होती हैं, डीप सीटेड अर्थक्वेक ऑकरेंस होती हैं वाइल इन द मिड ओशन रिज एरिया में। जबकि मिड ओशन रिज एरिया में देखेंगे द क्वेक फोसी हैव शैलो डेप्थ। जो यहाँ पे क्वेक फोसी है उसका जो डेप्थ है वो शैलो है। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बात आती है, दीज फैक्ट्स एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक ऑन आइदर साइड। तो ये जो फैक्ट हैं और जो डिटेल्ड एनालिसिस की गई है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, जो कि अभी हमने पिछली वाली लाइनों में बात किया कि दोनों तरफ जो कि हमें सेम मिली है मिड ओशन रिजेस के लिड हेस 1961 में। जो हेस हैं उनको टू प्रपोज दिस हाइपोथेसिस, तो हेस ने ये सब देख करके ये हाइपोथेसिस दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी हैरी हेस ने इसको दिया हुआ था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी को। हेस आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट। तो क्रेस्ट पर जब कांस्टेंट इरेक्शन हो रही है क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रिजेस पर, वो काज क्या करती है, द रप्टर ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड न्यू लावा वेजेस इनटू इट। तो यहाँ पे वो ऐसे हट जाता है और नया लावा उसकी जगह पे आ जाता है, पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड। तो दोनों को ऐसे, जैसे पहले ये था, यहाँ से लावा निकला तो पहले ये बना हुआ था, अब इसको ठेल देगा तो ये वाला यहाँ चले जाएगा, ये वाला यहाँ को चले जाएगा, और ये वाला नया बन गया, तो ऐसे ऐसे बनता जा रहा है, और वो ऐसे बन रहा है, और वो आगे की तरफ भागता चला जा रहा है। फिर यहाँ से नया जनरेट हुआ, फिर यहाँ से इधर गया, और जब ये सेम डिस्टेंस वाले को नापा गया तो इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन, एज एंड इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वर
similar one equal pushing the oceanic crust on either side the ocean floor the spreads। और यही रीज़न है कि ओशन फ्लोर स्प्रेड करता है। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचेंगे कि ऐसे निकल रहा है फिर ऐसे निकलेगा फिर इसके ऊपर जाएगा भाई ऐसे निकलेगा और आगे निकलेगा और आगे निकलेगा, तो ये आपका वॉल्केनो की तरह बनेगा, ये तो माउंटेन बन जाएगा। जब माउंटेन बन जाएगा तो ये स्प्रेड थोड़ी कर रहा है, ये तो एक ऐसे माउंटेन बना रहा है, और माउंटेन बनाएगा तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब जो निकल रहा है वो इसको ठेल देगा फिर निकलेगा फिर इसको ठेलेगा, दोनों एक साथ ही दोनों तरफ वही काम कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से ठेला ठेली चालू है, तो ये चीज़ स्प्रेड करेगी आपके सी फ्लोर को, ठीक है। पुशिंग द ओशनिक क्रस्ट ऑन आइदर साइड द ओशन फ्लोर द स्प्रेड्स। और यही कारण है कि जो ये ओशन फ्लोर है वो ऐसे स्प्रेड कर जाता है। द यंगर एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन डज नॉट कॉज द श्रिंकनिंग ऑफ अदर। और ये चीज़ और है कि यहाँ पे द यंगर एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन की क्रस्ट है उसकी यंगर एज तो है, एज वेल एज द फैक्ट, और एक फैक्ट यहाँ ये भी आता है कि द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन, कि एक ओशन का स्प्रेड तो हो रहा है पर वो दूसरे को श्रिंक नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट कॉज डज नॉट कॉज द श्रिंकनिंग ऑफ अदर, ठीक, एक बढ़ रहा है तो दूसरे को छोटा नहीं कर रहा है। मेड हेस थिंक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट, तो यहाँ पे अब उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि कंजम्पशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने फर्दर मेंटेन किया, ही फर्दर मेंटेन दैट द ओशन फ्लोर गेट्स पुश्ड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन। और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो पुश होते हैं कहाँ, क्रेस्ट में, और सिंक कर जाते हैं एट दी ओशनिक ट्रेंचेस, और ओशनिक ट्रेंचेस में पुश होते हैं। मतलब जहाँ पे ऐसे मिली हुई है, अब ये कॉन्टिनेंटल है और ये वाली हल्की है, तो यहाँ से तो निकल रही है, इधर से मान लीजिए एमओआर है, यहाँ से नई प्लेट आ रही है और ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहाँ पे एक क्या बना हुआ है, यहाँ पे एक क्रेस्ट बना हुआ है। तो अब देखेंगे ये भारी होगी तो ये ऊपर जाएगी और ओशन वाली हल्की है तो ये नीचे रहेगी, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये जनरेट हो रही है और यहाँ ये ऐसे घुसती अंदर चली जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए इस फिगर में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ से ये बन रही है आपकी, ये ऐसे ऐसे बनती हुई बनती बनती आगे बढ़ रही है, ये बनती 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 आगे बढ़ रही है, लेकिन ये दूसरे कहीं को तो इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर अब देखिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई कॉन्टिनेंटल, और ये जो है हमारी ओशनिक क्रस्ट हो गई, ओशनिक जो नई नई बनी हुई है, नई नवेली बनी हुई है। सेम गोज दिस साइड ऑल्सो। एंड इसमें क्या हो रहा है, अब ये है हल्की हल्की चीज़। हमेशा जब एयर मास आप लोगों ने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि एयर मास अगर डेंसर होगी तो यानी भारी होगी, भारी होगी तो वो नीचे रहेगी और उसके ऊपर ग्लाइड कर जाएगी आपकी कौन सी वाली, हल्की वाली। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी ये जो क्रस्ट है ये ऐसे नीचे घुस रही है, किसके, इस क्रस्ट के, आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। यहाँ पे देखिए, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हवा की बात नहीं हो रही है क्योंकि इधर बात क्या हो रही है, टकराने की। तो टकराने की जब बात हो रही है तो आप ये सोचिए कि जब एक भारी चीज़ और एक हल्की चीज़ आप टकराएंगे तो कौन सी बेंड होगी, कौन सी मुड़ने लगेगी, आपकी हल्की वाली चीज़ मुड़ने लगेगी। जब हल्की वाली चीज़ मुड़ेगी तो या तो वो ऊपर जाएगी या तो वो नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर नहीं जा रही है, और जो ऊपर गई भी होंगी तो कॉन्टिनेंट टकराएगी, ऊपर जाएगी। पर लेकिन यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे सिस्टम आपका होता है नीचे वाला। तो यहाँ पे ये नीचे जा रही है, ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रही है, और ये सबडक्शन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंट से ऐसे नीचे भाग जाएगी। फिर एक टाइम आएगा ये लावा के पास आएगी और लावा इसको फिर से मॉल्टन स्टेट में कर देगा और फिर से यहाँ से जाके ये ऐसे निकल जाएगी। यानी ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी और इसका फॉर्मेशन और इसका डिकम्पोजिशन होता रहेगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर फ्लोर गेट पुश डाउन ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन एट द क्रेस्ट, सिंक्स डाउन एट द ओशनिक ट्रेंचेस एंड गेट कंज्यूम। और ओशनिक ट्रेंचेस के पास ये नीचे चली जाती हैं और कंज्यूम हो जाती हैं। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज़ बीन डिपिक्टेड इन फिगर 4.3, और ये 4.3 में मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप इधर आइए, अब बात आती है हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स की। ठीक,
प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं। सिंस द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हमें पता चली, तो उसके एडवेंट पे द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स वॉज रिवाइव्ड। अब यहाँ पे ये आए कि अब अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये अलग अलग हुई, लेकिन ये ओशन और कॉन्टिनेंट कैसे हुए, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, फिर से ये प्रॉब्लम आ गई। तो फिर 1967 में मैकेंजी और पार्कर जी ने, और उनके साथ मॉर्गन जी भी थे, तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबल आइडियाज़, और उन्होंने सबसे चुन करके अवेलेबल आइडियाज़ को कलेक्ट किया और केम आउट विद अनदर कॉन्सेप्ट जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। और इन्होंने फिर प्लेट टेक्टोनिक के कॉन्सेप्ट को आगे लेके आया। और यहाँ पे देखिए कि 4.540 मिलियन से को कैसा था, 7 2 नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4, अदर फिर देखेंगे 420 मिलियन ईयर को क्या हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ये सब ऐसे हो गए। उसके नीचे देखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 300 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन आपको नज़र में आएगा। फिर 120 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फॉर्मेशंस अब जैसी होना चालू हो गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फाइनली आज जो हमारे पास है वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी गई है 1 वो अफ्रीका है, 2 साउथ अमेरिका है, तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ईजिली से। तो अब बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक की। तो एक टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? अ टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट, एक टेक्टोनिक प्लेट को हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, इज अ मैसिव होती है इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। इरेगुलर शेप की होती है, कोई उसका फिक्स्ड ढांचा नहीं होता, शेप नहीं होता, स्लैब होती है। स्लैब मतलब आपको पता है कि इतना बड़ा सा कुछ ऐसा पोर्शन हो, उसे स्लैब कहते हैं। ऑफ सॉलिड रॉक, कौन से रॉक की? सॉलिड रॉक की। जनरली कंपोज्ड ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फीयर, और इसमें कॉन्टिनेंटल भी आती हैं और आपकी ओशनिक भी आती है, यानी प्लेट दोनों प्रकार की होती हैं। वो तो जब हम कॉन्टिनेंटल कहते हैं तो कॉन्टिनेंट की हो गई, और अगर हम कह देते हैं लिथोस्फीयर की और आपके वहाँ की ओशनिक की, तो ओशनिक प्लेट हो जाती है। प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द एटमॉस्फेयर एज अ रिजिड यूनिट, और प्लेट्स जो है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, वो ऐसे हॉरिजॉन्टली इधर उधर लेफ्ट राइट मूव, आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव करती हैं। ओवर द एस्थेनोस्फीयर एज अ रिजिड यूनिट, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। ऑन द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल, और जो लिथोस्फीयर होता है वो किससे इंक्लूड हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? आप लोगों ने पढ़ा कि क्रस्ट होता है और टॉप मेंटल होता है, जिसकी जो थिकनेस होती है वो 5 से लेकर के 100 किलोमीटर होती है ओशनिक पार्ट में, और 200 किलोमीटर से ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में। अ प्लेट में बी रिफर्ड एज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक प्लेट को हम कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कह सकते हैं या फिर ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ टू ऑक्यूपाई अ लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। इसमें से डिपेंड ये करता है कि कौन सी प्लेट का पोर्शन ज़्यादा बड़ा है। मान लीजिए इतना है, इतना सा है, और इतना सा ओशन वाला है, और इतना सा कॉन्टिनेंट वाला है, और दोनों हैं, तो इसमें से हम ओशनिक कह देंगे। फिर यहाँ से इतना सा आपका जो मान लीजिए इतना बड़ा हो गया ओशन वाला, इतना बड़ा आपके कॉन्टिनेंट वाला हो गया, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। ठीक। पैसिफिक प्लेट इज लार्जली ऑन एन ओशनिक प्लेट, तो जो पैसिफिक प्लेट है वो लार्जली क्या है? एक ओशनिक प्लेट है, जबकि जो यूरेशियन प्लेट है उसको हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रपोजेस दैट द अर्थ लिथोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, और जो ये आपकी थियरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, वो कहती है कि ये 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अभी ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी है, क्या है, कैसी हैं, क्यों है। अब यंग फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन, रिजेस, ट्रेंचेस एंड फॉल्ट्स सराउंडेड दीज मेजर प्लेट्स, तो ये सारी चीज़ें इसको सराउंड की रहती हैं। द मेजर प्लेट्स आर एज फॉलोज, मेजर जो प्लेट्स होती हैं वो होती हैं, सबसे पहले देखेंगे एंटार्क्टिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट। आपका एंटार्क्टिका हो गया, उसके सराउंडिंग में जो प्लेट हो गई। नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आता है सेपरेटेड फ्रॉम साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका से सेपरेटेड है। प्लेट अलोंग द कैरेबियन आइलैंड के पास में, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहेंगे इसको। फिर साउथ अमेरिकन प्लेट हमारे पास आती है, कैसे? विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर, जिसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आता है सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से सेपरेट होता है। कैसे?
कहाँ से? कैरेबियन आइलैंड से। फिर हमारी पैसिफिक प्लेट आती है, फिर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट आती है, फिर अफ्रीका विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, फिर यूरेशिया एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट, यानी यूरेशिया के साथ जो जुड़ी हुई हैं, जिसमें यूरोप और एशिया आते हैं। सब इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट कौन कौन सी हैं? कोकोस प्लेट हो गई, कहाँ कहाँ पाई जाती है? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाई जाती है कोकोस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, इधर आइए, कोकोस प्लेट कहाँ पर है आप मुझे कमेंट करके बताइए। कहीं दिख रही है? कैरोलिन प्लेट है, जुआन डी फूका है। तो ये क्या कह रहा है कि अमेरिका के बीच में है, तो यहाँ कहाँ होगी? आप मुझे कमेंट करके बताइए। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक ओशन ये है, सेंट्रल अमेरिका ये है, यानी कहीं ये है आपका। ये देखिए, जब ना समझ में आए तो ना ढूंढने पे मिले तो उसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पे मिल गई हमें कोकोस प्लेट। तो हर चीज़ हमें भी नहीं याद होती, तो इसलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, फिर लौट जाते हैं तो समझ में आ जाती है। नाजका प्लेट की बात करता हूँ, बिटवीन साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में होती है। अरबियन प्लेट देखेंगे, सऊदी अरबियन लैंड मास पे होती है। एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट फिलीपीन प्लेट होती है इनके बीच में। अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं, आइए शुरू करते हैं हम इस साइड से। तो सबसे पहले मिड एटलांटिक रिज हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट हमें मिलती है, यहाँ पे अरेबियन प्लेट मिलेगी और ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक ऐसी प्लेट आई है और इसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे वॉल्केनोज हैं और यहीं से स्प्रेडिंग जो है वो चालू रहती है। यहीं पे वॉल्केनोज वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे और ये किसको अलग करती है? साउथ अमेरिकन प्लेट को और अफ्रीकन प्लेट को। फिर यहाँ पे आप देखेंगे स्कॉशिया प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में देखेंगे ये आपका पैसिफिक ओशन है, जो कि सबसे बड़ा ओशन है। यहाँ पे नाजका प्लेट मिलती है। नाजका प्लेट कहाँ मिलेगी? पैसिफिक ओशन में और वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी ईस्ट इधर और वेस्ट इधर यहाँ मिलेगी। फिर कोकोस प्लेट कहाँ मिलती है? ये सेंट्रल अमेरिका है, यानी इस अमेरिका के बीच का पार्ट है और इक्वेटर के पास है। फिर कैरेबियन प्लेट भी इसके राइट साइड में हमें देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। फिर सेंट एंड्रियास फॉल्ट यहाँ देखने को मिलता है। और एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे, ईस्टर्न पैसिफिक राइज मिलेगा। ये है जॉन डी फूका प्लेट, यहाँ पे एलुशियन ट्रेंच मिलता है, यहाँ पे फिलीपींस प्लेन्स मिलता है, कैरोलिन प्लेट्यू मिलता है। कैरोलिन प्लेट कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को कैरोलिन प्लेट ये मिल रही है। ये कौन सा रीजन है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया का रीजन है। और ये कौन सा रीजन है? ये पैसिफिक ओशन है, यानी इनके और इनके बीच में। यानी अगर आप इस साइड में देखेंगे और इस साइड में देखेंगे, फिर इधर देखेंगे जावा ट्रेंच या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिलती है। ये ऐसी है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये कहाँ है? यहाँ पे है साउथ चाइना सी को देखेंगे, उसके राइट साइड में फिलीपींस प्लेट हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही सारी चीज़ें जो हैं डिवाइडेड हैं और यहाँ पे नंबरिंग भी रखी गई है। एक पहली प्लेट ये है जो कि अंटार्कटिका वाली प्लेट है। दूसरी प्लेट हमारी ढूंढिए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका वाली प्लेट है। तीसरी प्लेट कहाँ है? ये है साउथ अमेरिका वाली प्लेट है। चौथी प्लेट कहाँ है? पैसिफिक प्लेट है। पाँचवीं प्लेट कहाँ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। छठवीं प्लेट कहाँ है? यूरेशियन प्लेट है। सातवीं और आखिरी नहीं दिख रही है, मुझको नहीं दिख रही है, आप बताइए कहाँ है? यहाँ है। ये हो गया आपकी अफ्रीकन प्लेट, हो गई आपकी सातों प्लेट। मौज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कैरोलिन प्लेट जो आती हैं वो किसके बीच में आती हैं? फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में ये हमको देखने को मिल जाएंगी। नॉर्थ ऑफ न्यू गिनिया के। फ्यूजी प्लेट आती है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये जो प्लेट हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं ओवर ग्लोब के ऊपर थ्रू आउट दी हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की जब तक का इतिहास रहा है तब से ये मूव कर रही हैं। दिस इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव्स एज बिलीव्ड बाय वेगनर, और दिस इज़ नॉट द कॉन्टिनेंट, और वेगनर का ऐसा मानना था कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते, कॉन्टिनेंट आर अ पार्ट ऑफ अ प्लेट, ये कॉन्टिनेंट एक प्लेट का पार्ट है जो कि मूव करती हैं। यानी आप अगर ये देखिए तो आपका घर यहाँ पे बना है और आपके घर के नीचे मैंने एक चक्री लगा दी है, एक प्लेट लगा दी है, आपका घर इसी प्लेट के ऊपर है, कॉन्टिनेंट इसी प्लेट के ऊपर है। तो जब ये ऐसे निचवा से प्लेटिया मूव कर रही है तो आपका घरवा भी तो मूव करेगा, लेकिन ये प्लेटिया मूव कर रही है, आपका घरवा मूव कर रहा है। अगर आप बस में बैठे हैं और बस में बैठ के कहीं जा रहे हैं तो आप कहेंगे आपका रिलेटिव मोशन है, लेकिन बस चल रही है या आप चल रहे हैं?
चल तो बस ही रही है, तो बस में अगर बैठे हुए हैं तो बस चल रही है, वैसे ही हम लोग हैं कॉन्टिनेंट और हम बैठे हुए हैं प्लेट के ऊपर, वो बस है, तो ऐसे कॉन्टिनेंट बैठा हुआ है प्लेट के ऊपर, तो कॉन्टिनेंट नहीं वो बस आगे बढ़ रही है। मोर एवर इट मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट, और हम ये नोट करते हैं कि सारी ही प्लेट बिना किसी एक्सेप्शन के वो मूव की हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं की वो नहीं की, सब मूव करी हैं। एंड शैल कंटिन्यू टू मूव फर्दर इन द फ्यूचर एज वेल, और ये कल मूव करी थी तो आज भी मूव कर रही होंगी और परसों भी मूव करेंगी। फिर लाखों साल बाद हमारे बच्चे, आपके बच्चे अगर जिंदा होंगे, क्योंकि धरती तो जीने लायक बची नहीं है 200 सालों में, 2000 सालों में हम ख़त्म हो जाएंगे अगर इसी रफ्तार से चलता रहेगा, और मार्स पे भी पहुंच जाएंगे, वहाँ भी छीछा लेदर कर देंगे। वेगनर हैड थॉट all of the continents to have initially existed as a supercontinent, पैंजिया के नाम से जाना जाता है। However, later discovery revealed that the continental mass resting on the plates have been wandering all through the geological period, and Pangaea was a result of the converging of different continental masses that were part of one or other plate। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बता रहा है कि हाँ माना ठीक है ये पैंजिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब पहले अलग अलग थे, फिर आके एक में जुड़ गए हैं, एक में जुड़े, ये प्लेट सारी एक में जुड़ गई, फिर बाद में फिर से अलग हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। साइंटिस्ट यूजिंग पैलियोमैग्नेटिक डाटा, और यहाँ पे अब पैलियोमैग्नेटिक डेटा का इस्तेमाल हो रहा है ये बात डिटरमाइन करने के लिए जो पोजीशन हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट लैंड मास, जो कि अभी कॉन्टिनेंटल लैंडमास के द्वारा जो पोजीशन हेल्ड की गई है डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में। तो पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया की बात करता हूँ, इट ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक्स, रॉक के हेल्प से ट्रेस की जा सकती है फ्रॉम नागपुर एरिया, नागपुर एरिया से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, 3 तरह की प्लेट बाउंड्री होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका तो कोई भी यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डाइवर्जेंट, अब डाइवर्जन हो रहा है। डाइवर्जन से आप समझते हैं, अगर आप किसी रोड पे से गाड़ी लेके जा रहे हैं, आगे लिखा हुआ है डाइवर्जन हेड, और वरना फिर पुलिस वाले रुका देते हैं, इधर से जाओ, लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, यानी आप जो है वो डाइवर्ट हो गए, यानी आप अपने रूट से इधर उधर हो गए हैं, ठीक। व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड, जब नई क्रस्ट जनरेट होती है, एज प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जब दूर जाते हैं, द साइड्स, कैसे दूर जाएंगे, जैसे अब ऐसे आई न्यू क्रस्ट जनरेट हुई तो यहाँ से एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, ठीक। न्यू क्रस्ट जनरेटेड, द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, तो एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, यानी डाइवर्ज कर रही है, तो इसको डाइवर्जेंट कहेंगे। द साइड्स वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स, और ऐसी जगह जहाँ पे ये प्लेट एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही हैं उसे स्प्रेडिंग साइड कहेंगे, यानी वहीं से फैलना चालू हो रही हैं, वहीं से डाइवर्जन हो रहा है। इसका बेस्ट नोन एग्जाम्पल कौन सा है, मिड अटलांटिक रिज है, क्योंकि वहीं पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही हैं। एट दिस अमेरिकन प्लेट्स इज आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट, और यहीं पे अगर आप देखेंगे जो अमेरिकन प्लेट्स हैं वो सेपरेट किससे हुई हैं, यूरेशियन प्लेट से और अफ्रीकन प्लेट से। कहाँ हुई हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आपकी अमेरिकन प्लेट कहाँ है, आपकी अमेरिकन प्लेट ये रही और ये रही, और ये कैसे मिड अटलांटिक रिज से सेपरेट हुई है, यूरेशियन प्लेट से और अफ्रीकन प्लेट से, यानी एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो एक तरफ ये और एक तरफ ये, यानी ये डाइवर्जेंट है, ठीक। अब बात करते हैं हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की। वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, कन्वर्जेंट कहाँ होता है, जहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर, और यहाँ पे एक प्लेट एक के नीचे घुस जाती है। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ द प्लेट ऑकर्स, और ऐसी जगह जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर ऐसे घुस जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सबडक्शन, सबड्यूस हो रही है, सिंक हो रही है, सबडक्शन हो रहा है। देयर आर 3 वेज इन विच कन्वर्जेंस कैन ऑकर, और यहाँ पे 3 तरीके हैं जिससे कन्वर्जेंस होता है। पहला क्या है,
बिटवीन एन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो पहले एक ओशन होगी और एक कॉन्टिनेंट प्लेट होगी, दोनों अलग अलग ले लीजिए। जैसे अब रमेश हैं और सुरेश हैं, तो रमेश और सुरेश की लड़ाई होगी, तो या तो रमेश और सुरेश की लड़ाई होगी ना, नहीं, अगर एक लड़का है एक लड़की है मान के चलिए, उनके बीच में कंपटीशन है, दो तरह के लोग हैं, सुरेश और रमेश तो लड़के ही हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है, लड़की ओशनिक क्रस्ट है और लड़का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो अब इन दोनों के बीच जो है वो लड़ाई हो रही है। तो लड़की ऐसा मत सोचेंगे मुझे कह रहे ठीक कम हूँ मैं, अरे तुम ज़्यादा भी तो हो, तुम ओशनिक क्रस्ट कह रहा हूँ, वो भी तो देखो ओशन है, महासागर हो तुम, तो गलत मत मान लेना। फिर यहाँ पे दोनों के बीच कॉम्पिटिशन हुआ, लड़ाई हुई, टेस्ट हो गया। अब फिर इसमें क्या हुआ कि या तो दो हैं, या तो लड़की है या तो लड़की है, इन दोनों के बीच हुआ। फिर क्लास में क्या होता है, अब ये तो वो लड़का हट गया, अब सर ने बोला कि दोनों लड़की लड़की के बीच में होगा, ये लड़की और ये लड़की, यानी ओशन ओशन के बीच में हुआ। फिर क्या हुआ, फिर कहते हैं अब लड़कों लड़कों के बीच में होगा, अब लड़कों लड़कों से लड़ाया जाएगा, ठीक। तो जैसे लड़कों लड़कों से लड़ाया गया, फिर इधर लड़कियों लड़कियों से लड़ाया गया, फिर इन लड़कों में और इन लड़कियों में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा वो आपस में लड़ेगा। तो ऐसी बात हो गई है। यहीं पे वो कह रहा है कि ओशन कॉन्टिनेंट से होगा, फिर दो ओशनिक क्रस्ट होंगी, एक से दो ओशनिक प्लेट्स के बीच हो सकता है, या फिर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में हो सकता है, ठीक। तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करते हैं। व्हेन द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। यहाँ पे ना तो प्रोड्यूस हो रही है, ना तो दूर जा रही हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ना एक दूसरे के नीचे जा रही हैं, ये स्लाइड कर रही हैं पास्ट ईच अदर। यानी पहले क्या हो रहा था, पहले ऐसे एक नीचे जा रही थी, एक ऊपर जा रही थी, या फिर दो ऐसे ऐसे भाग रही थी और बीच में नई क्रस्ट बन रही थी। पर लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ना ये आगे जा रही है ना ये पीछे जा रही है, ये ऐसे ऐसे रगड़ रही हैं, ऐसे स्लाइड पास्ट ईच अदर कह रही हैं, स्लाइड हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो रही हैं एक दूसरे के साथ। अब इनको रगड़म रगड़ी खेलना है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रीजेस, और ये मिड ओशनिक रीजेस के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे आपका ये मिड ओशनिक रीजेस हुआ तो इसके क्या होंगे, ये परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे, ये ऐसे ऐसे होगा, तो ये कहाँ होगा, इस साइड, तो ऐसे ऐसे ये जो है परपेंडिकुलर हमें देखने को मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो होते हैं आर प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रीजेस एज द इरप्शन डू नॉट टेक ऑल अलोंग द एंटायर क्रेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि इरप्शन नहीं होती, एट द सेम टाइम देयर इज डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ पोर्शन, और अलग अलग मूवमेंट होते हैं पोर्शन के ऑफ द प्लेट्स अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ द अर्थ। कहाँ से, अर्थ की एक्सिस से, क्योंकि यहाँ पे कोई इरप्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है, इरप्शन नहीं हो रहा है ऑल अलोंग द एंटायर क्रेस्ट। जो पूरी क्रेस्ट फॉर्मेशन है अगर आप देखेंगे तो उसमें तो क्रेस्ट बन रही थी, लेकिन इसी टाइम में क्या हो रहा है, देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ पोर्शंस ऑफ द प्लेट। यानी यहाँ पे मूवमेंट अलग अलग होंगी, डिफरेंशियल हो सकता है, आगे वाली ज़्यादा तेज़ी से रगड़ रही है, पीछे वाली कम है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, कहीं पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे सही से नहीं हो रही है। तो ये डिफरेंशियल मूवमेंट इसमें होगी, हमें देखने को मिलेगी ऑफ ए पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ। वो अबे होगी, दूर होगी, किससे, एक्सिस ऑफ अर्थ से। ऑल्सो द रोटेशन ऑफ अर्थ हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक, और जो अर्थ की रोटेशन भी हो रही है उसका भी एक इफेक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला है, सेपरेटेड ब्लॉक के ऊपर पड़ने वाला है ऑफ प्लेट पोर्शंस, प्लेट के पोर्शंस पर। हाउ डू यू थिंक द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट इज डिटरमाइंड, आप कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं कि जो रेट है प्लेट मूवमेंट का वो डिटरमाइन किया जाता है। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो ये कैसे होता है, द स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्राइप्स होती हैं किसकी, नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की, दैट पैरेलल किसके, द मिड ओशनिक रीजेस, हेल्प साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। यानी जो स्ट्राइप्स हैं नॉर्मल और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की, अब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड और रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, अब नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड एक सेपरेट एक डायरेक्शन है और एक ऐसे सीध में जा रही है, फिर रिवर्स करके देखेंगे, यानी उससे हम फिर जिस तरीके से शुरू किए हैं उसके रिवर्स में आएंगे, दैट पैरेलल टू द ओशनिक रीजेस। अब यहाँ से जो आपकी मिड ओशनिक रीजेस ऐसी ऐसी है, इसके पैरेलल इस साइड और इसके पैरेलल इस साइड, यानी लंबा लंबा तो वो डिटरमाइन करने में रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपकी मिड ओशनिक रीजेस हैं। अब यहाँ पे इस साइड में
ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल, तो इसको कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना, इसको कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना। तो यही से तो समझ में आएगा ना, दोनों तरफ देखेंगे तो ही तो समझ में आएगा ना, यही बात बता रहा है। दीज रेट्स वेरी कंसिडरेबली, और इनका जो रेट है वो कंसिडरेबली वेरी करता है। द आर्कटिक रीज अगर हम देखेंगे स्लोएस्ट रेट है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वहाँ पे एक साल में बस इतना इतना सा 2.5 सेंटीमीटर ही बढ़ रहा है दोनों तरफ। और जो ईस्ट पैसिफिक राइज है नियर ईस्टर आइलैंड के पास, जो इन द साउथ पैसिफिक में देखेंगे अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिले, यानी वो चिले से लगभग वेस्ट की तरफ है 3400 किलोमीटर के आसपास। तो इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है। हैज़ फास्टेस्ट रेट 15 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी एक साल में वो 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। फोर्सेस ऑफ प्लेट मूवमेंट, अब प्लेट मूवमेंट के फोर्सेस क्या हैं? एट दैट टाइम दैट वेगनर प्रपोज्ड हिज थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, उस टाइम में जब वेगनर ने प्रपोज की थी अपनी थियरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज सॉलिड, और बहुत से साइंटिस्ट का बिलीव क्या था, अर्थ सॉलिड होती है, मोशनलेस बॉडी होती है। हाउएवर जब कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड यूनिफाइड थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैव एम्फेसिस्ड दैट बोथ द सर्फेसेज ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर आर नॉट स्टैटिक एंड मोशनलेस बट आर डायनेमिक, वो स्टैटिक नहीं, रुकी हुई नहीं है, मोशनलेस नहीं है, बल्कि वो डायनेमिक है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं, अंदर मूवमेंट चलती रहती है। लावा है तो लिक्विड है तो लिक्विड में ऑलवेज मूवमेंट टेक्स प्लेस, सो देयर इज अ डायनेमिक फैक्टर दैट इज नॉट स्टैटिक। तो द फैक्ट दैट द प्लेट्स मूव इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट, और ये अब एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट के रूप में जाना जाता है। द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट, जो मोबाइल रॉक होती है रिजिड प्लेट के नीचे इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन सर्कुलर मैनर, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जैसे आपका ये मेंटल है तो ऐसे ऐसे एनर्जी, यहाँ पे ऐसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कोई ऐसे जा रही है, ऐसे पूरा एक करंट बन रहा है नीचे, यहाँ से ये हल्की हुई, गर्म हुई, नीचे से गर्म होके फिर लावा ऊपर गया तो फिर ठंडा हुआ, ठंडा होके फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे वहाँ पे कन्वेंशनल करंट्स भी चल रही हैं, क्योंकि जो कोर के पास जाएगा वो ज़्यादा गर्म होगा तो वो ऊपर भागेगा, क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा ठंडा हो गया है, वो ट्रांसफ़र कर रहा है हीट को, फिर जब वो ठंडा हो जाएगा तो नीचे भागेगा, फिर गर्म होगा। तो ऐसे ऐसे भी वहाँ पे कन्वेंशनल मूवमेंट चल रही हैं, तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। और देन सिंक्स बैक टू द डीपर डेप्थ, तो यही कह रहा है द हीटेड मटेरियल राइज, जो हीट करता है मटेरियल वो राइज करता है सरफेस पर, स्प्रेड होता है और कूल करता है, फिर वो डूब जाता है दोबारा से डीपर डेप्थ में, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और यहाँ पे अगर एनसीईआरटी वाले आप 2-4 फिगर बढ़िया डाल देते तो लोगों को बहुत समझ में आता, ऐसा क्यों नहीं किया आपने। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट व्हाट साइंटिस्ट कॉल अ कन्वेंशन सेल, और इसी को हम कन्वेंशन सेल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्टिव फ्लो हो रहा है, कन्वेक्टिव करंट देखी है, कन्वेंशनल एयर देखी है, वैसे ही कन्वेंशनल लावा है, लावा में फ्लो हो रहा है। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज, और जो हीट होती है अर्थ के अंदर उसके 2 सोर्सेज होते हैं, क्या, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट। यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके होता है और रेजिडुअल हीट होता है। अब बात करते हैं आर्थर होम्स फर्स्ट कंसीडर्ड दिस आइडिया इन 1930, और आर्थर होम्स जी ने पहली बार इस आइडिया को कंसीडर किया था, विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड हैरी हेस, जिसने बाद में हैरी हेस जी को ये थिंक करने पर मजबूर किया या इन्फ्लुएंस किया, किस बारे में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी के बारे में। द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट, यहाँ पे स्लो मूवमेंट है हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल, जो कि लाई करती है बिलो द रिजिड प्लेट्स, इज ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट, यानी यही जो अंदरवा वाली गतिविधियाँ चल रही है, जो ऐसे उतर रही है, ऐसे जा रही है, तो वही ऐसा करंट पैदा कर रही है जो कि इनके मूवमेंट का काम कर रही है, और वही फोर्स है। अब मिल गई ना फोर्स, तो क्यों मूवमेंट होती है, अब बताइए आप। सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाई ये प्लेट जो टेक्टोनिक थियरी है ये ड्रिफ्ट होता क्यों होता, क्योंकि नीचे गर्म होती, जब गर्म होती तो ऊपर होती, ऊपर जाती तो नीचे आती तो फिर गर्म हो जाती, और ऐसे जब ऐसे सेल चलती रहती तो ये इसको ऐसे ठेल देती, ये इसको ऐसे ठेल देती, तो फिर इधर से जब ये ठेल देती
देती तो यहाँ वाली प्लेटिया जो है वो फिसल जाती ना, सरक जाती, तो ऐसे इसी कारण हो जाती। फिर इधर वाली इधर को जाती, क्योंकि अगर दो करंट ऐसे उड़ती हैं, आपने देखा होगा लो प्रेशर हाई प्रेशर में, तो एक तरफ थोड़ी ना जाती, तो दोनों तरफ जाती ना, तो इधर को इधर जाती, इधर को इधर जाती, और जब ज़्यादा फोर्स इधर हो जाती, ज़्यादा फोर्स इधर हो जाती, तो दोनों डाइवर्जेंट हो जाती, एक इधर को जाती, एक इधर को जाती। पर अगर दोनों इधर इधर को सेलवा चलने लगती और दोनों सेल एक ही तरफ को चलने लगती, एक इधर जाती एक इधर आती, तो दोनों आपस में मिल जाती, ठीक। और फिर एक ऐसे जाती और एक ऐसे जाती, तो दोनों ऐसे ऐसे हो जाती, ठीक। ये मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की, हमारे इंडियन प्लेट की। तो ये देखिए यहाँ से भाग रहे हैं भाई साहब हमारे, यहाँ से गए 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 71 मिलियन साल पहले, 55 मिलियन साल पहले यहाँ पहुँचे, फिर इक्वेटर पार कर लिया हमने, और वहाँ उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी होगी, है गर्मी करते रहे होंगे हम। और उसके बाद 38 मिलियन ईयर एगो हो गया, यहाँ पहुँच गए 10 मिलियन साल पहले, फिर हम आके यहाँ पे चिपक गए और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ना होता हिमालय, ना होती बायोडाइवर्सिटी, ना होता ग्लेशियर्स, और ना होती गंगा, ना होते प्लेन्स, ना होती एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड, तो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड पेनिनसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस। तो जो इंडियन प्लेट है जिसमें इंक्लूडेड क्या थी, पेनिनसुलर इंडिया और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के कुछ यहाँ पे पोर्शंस हमें देखने को मिलेंगे। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयाज फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री, और जो सबडक्शन जोन हुआ हिमालय के पास इन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। और तो मैंने बताया कि जो हल्की वाली थी जब वो नीचे गई क्रस्ट वाली, तो वो नीचे आके बर्बाद हो गई, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं, दोनों भारी हैं, दोनों बराबर से हैं, और जब दो भारी लोग टकराते हैं तो उसमें से कोई नीचे जाना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं, और सब दोनों ऊपर जाने लगते हैं, तो भाई ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इन द ईस्ट, और यही रीज़न है कि आपने सुना होगा कि 8,848 मीटर अपने बचपन में, लेकिन अब कहते हैं कि 8,850 मीटर हो गई है। किसकी हाइट, हिमालय की हाइट। क्यों हो गई, क्योंकि ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है, ये दोनों आपस में टकरा करके ऊपर की तरफ भाग रही हैं, जो कि हिमालय की साइज को बढ़ा रही हैं, ठीक। इट एक्सटेंड्स थ्रू रॉकी योमा माउंटेन्स ऑफ म्यांमार। तो ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, रॉकी योमा माउंटेन म्यांमार से टुवर्ड द आइलैंड आर्क अलोंग जावा ट्रेंच। तो आइलैंड आर्क जावा ट्रेंच के पास तक की तरफ। द ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ से, ईस्टर्न मार्जिन जो इसका है एक स्प्रेडिंग साइट है, जो कि कहाँ लाई करता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में। तो यहाँ पे आप लोगों ने उसमें देखा था इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रिज। किस फॉर्म में, ओशनिक रिज के फॉर्म में, कहाँ पर, साउथ पैसिफिक में। और द वेस्टर्न मार्जिन फॉलोज किरथार माउंटेन, और इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है वो किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान में है। इट फर्दर एक्सटेंड अलोंग मकराना कोस्ट, और मकराना कोस्ट में है, और ज्वाइन कहाँ करता है, स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी से रिफ्ट साउथ ईस्ट वर्ड अलोंग द, और साउथ ईस्ट में देखेंगे तो चागोज आर्किपेलागो के पास। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क। जो बाउंड्री है किसके बीच में, इंडिया के बीच में और अंटार्कटिक प्लेट के बीच में, वो कैसे मार्क की जाती है, ओशनिक रिजेस से, जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। रनिंग थ्रू W यानी वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन, और मर्ज करती है किसमें, मर्ज इनटू स्प्रेडिंग साइड में, लिटिल साउथ टू द न्यूजीलैंड। कहाँ पर, न्यूजीलैंड के लिटिल साउथ में। तो ये चीज़ें समझने के लिए आपको अपना जो है वो ओपन कर देना पड़ेगा फिगर, और वहीं पर जो ये बोल रहा है वो चीज़ें आप समझने की कोशिश करेंगे। सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, तो ये देखिए ये जावा ट्रेंच है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जावा ट्रेंच, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट एक दूसरे से मिली हुई है, तो ऐसे गई। फिलीपींस प्लेट है, ये कैरोलिन प्लेट है ना, पैसिफिक प्लेट की तरफ है, तो ये ऐसे मिली हुई है। अब ये मत सोचिएगा कि भारत तो यहाँ है और पैसिफिक तो यहाँ है, भैया प्लेटिया देखो ना, इसको काहे देख रहे हो, तो ऐसे समझिए। इंडिया वॉज लार्ज आइलैंड सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। इंडिया एक लार्ज आइलैंड था जो कि सिचुएटेड कहाँ था, ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से थोड़ा दूर इन वास्ट ओशन की तरफ। द टेथिस सी सेपरेटेड फ्रॉम एशियन कॉन्टिनेंट,
और जो तेथिस सी है वो सेपरेट कर जाता है 225 मिलियन ईयर एगो। और इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड हर नॉर्थवर्ड जर्नी, और इंडिया उस तरफ जाने की जो जर्नी है उसने शुरू की 200 मिलियन साल पहले। व्हेन पैंजिया ब्रोक, जब पैंजिया जो है वो ब्रोक कर जाता है, ठीक। इंडिया कोलाइडेड विद एशिया, इंडिया जो है कोलाइड कर जाता है एशिया से अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो, 40 से 50 मिलियन साल पहले, कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट। और इसमें क्या होता है, रैपिड अपलिफ्ट देखने को मिलता है हिमालयस का। द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 ईयर्स एगो टिल द प्रेजेंट आर शोन इन फिगर 4.6। तो यहाँ पे आप देखिए 4.6 फिगर को वही बता रहा है कि कैसे कैसे गया। इट ऑल्सो शोज द पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशियन की पोजीशन को बताता है 140 साल पहले कहाँ थी। और ये सब कॉन्टिनेंट वॉर लोकेटेड एट साउथ 50 डिग्री लैटिट्यूड, तो यहाँ पे 50 डिग्री लैटिट्यूड पर था साउथ में। और द मेजर प्लेट्स वर सेपरेटेड बाय तेथिस सी, और इसकी जो मेजर प्लेट थी तेथिस सी से सेपरेटेड थी। एंड टाइबेटियन ब्लॉक वाज क्लोजर टू द एशियाटिक लैंडमास, और जो टाइबेटियन ब्लॉक था वो किसके पास में था, एशियाटिक लैंडमार्क के पास में था। अब ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड यूरेशियन, अब इस मूवमेंट के दौरान क्या होता है, मेजर इवेंट दैट ऑकर्ड वाज द आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। और इसी के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे लावा का आउटपोर हुआ। आउटपोर कहाँ से होगा, इसी के अंदर से होगा। तो यहाँ पे फिर और क्या चीज़ें बन गई हमें देखने को मिली, डेक्कन ट्रैप्स देखने को मिल गए हमें। तो दिस स्टार्टेड समवेयर 60 मिलियन ईयर एगो, और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो डेक्कन ट्रैप है जहाँ पे आपको कई सारी हिल्स, अरावली हिल्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, आपके हिमालय से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। अनकॉन्टिन्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत टाइम तक ये कॉन्टिन्यू रही। नोट दैट द सब कॉन्टिनेंट वॉज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर, और ये भी याद कीजिए कि इक्वेटर के पास वो अब भी था। तो फ्रॉम 40 मिलियन ईयर एगो एंड देयर आफ्टर, यानी 40 मिलियन ईयर एगो के बाद द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय टुक प्लेस, जो फॉर्मेशन है हिमालय का वो स्टार्ट हुआ। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड द हाइट ऑफ हिमालय इज राइजिंग इवन टू दिस डेट। और साइंटिस्ट मानते हैं कि एक अभी ऐसा चल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जो हिमालय है वो जाके चिपक जाएगी। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अब आपका लैंड फॉर्म और बचा हुआ है, अब इसके बाद फिर आपकी पूरी NCERT खत्म हो गई।